नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारत ने पाकिस्तान का झूठ किया बेनकाब। विदेश मंत्रालय के सचिव विजय ठाकुर सिंह ने कहा, सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद है जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा संकट। विकास को बढ़ावा और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हटाया गया अनुच्छेद 370। आतंकवादियों को प्रोत्साहन, प्रशिक्षण और धन देने का काम कर रहा है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के पंचायत प्रतिनिधियों से मुलाकात में उपराष्ट्रपति ने अफवाहों से बचने की दी सलाह। कहा, जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति बहाली और विकास के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। नेपाल के विकास में पूरे सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है भारत। दोनों देशों के बीच दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन के शुभारंभ पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और लागत में कटौती करने में पेट्रोलियम पाइपलाइन से मिलेगी मदद। आर्थिक विकास दर बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है सरकार। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे होने पर चेन्नई में मीडिया से बोली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जीडीपी में गिरावट को बताया विकास प्रक्रिया का हिस्सा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और जितेंद्र सिंह ने भी गिनाई सरकार की उपलब्धियां। और देश के अनमोल रत्न और हिंदुस्तान की राजनीति के वट वृक्ष थे अरुण जेटली। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की श्रद्धांजलि सभा में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने भी अर्पित किए श्रद्धा सुमन। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे यूएनएचआरसी से जुड़ी हुई। भारत ने आज संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के खुले सत्र में जम्मू कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर दिया। भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के सचिव विजय ठाकुर सिंह ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के खुले सत्र को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर में बदलाव को विकास और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया कदम बताया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना महिलाओं की बराबरी और उनके शोषण को रोकने के लिए भी जरूरी था। पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार आतंकवाद की वजह से जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार का हनन हो रहा था और उसे रोकने के लिए अस्थायी तौर पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने को मानवाधिकार के हनन की बात कही थी, जिस पर भारत ने करारा जवाब दिया है। Mr. President, India holds the credentials of being the world's largest democracy. Our constitution guarantees fundamental rights to all our citizens without distinction. Our independent judiciary, free media, vibrant civil society provides an effective framework for protection of human rights. My government is taking affirmative actions by adopting progressive policies to promote socio-economic equality and justice. As a result of recent legislative measures, these progressive policies will now be fully applicable to our citizens in Jammu and Kashmir and Ladakh. These will end gender discrimination, better protect juvenile rights, and make applicable rights to education, information, and work. The decisions were taken by our Parliament after a fully televised debate and enjoys widespread support. These were sovereign decisions, entirely internal to India. No country can accept interference in its internal affairs, certainly not India. Despite challenging circumstances, Jammu and Kashmir civil administration is ensuring basic services, essential supplies, mobility and connectivity.
Democratic processes have been initiated. Restrictions are being eased continuously. Temporary preventive measures were needed to ensure security in the face of credible threats of cross-border terrorism. The world, in particular India, has suffered greatly on account of state-sponsored terrorism. It is time to collectively take decisive and firm action against terror groups who threaten fundamental right to life. We must speak out. Silence alone emboldens terrorists and their supporters. Mr. President, one delegation here has given a running commentary with offensive rhetoric of false allegations and concocted charges against my country. The world is aware that this fabricated narrative comes from the epicenter of global terrorism, where ringleaders are sheltered for years. This country conducts cross-border terrorism as a form of alternate diplomacy. National Register for Civil Rights is a statutory, transparent, non-discriminatory legal process mandated and monitored by the Supreme Court of India. Its implementation will comply with Indian laws. As a responsible member of the international community, India firmly believes in a constructive approach to promote and protect human rights. तो आइए इस मामले पे और ज़्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं न्यूज़ रूम का। विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, जिस तरह की बातें पाकिस्तान की तरफ से यूएनएचआरसी में उठाई गई, उस पर भारत ने करारा जवाब दिया है। क्या अहम बिंदु आज थे जिस पर पाकिस्तान को लताड़ा है भारत ने? देखिए, जो सबसे बड़ा मामला ये था कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से विकास अवरुद्ध हो गया था और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा था लगातार, दो कारणों से। एक तो सीमा पार आतंकवाद की वजह से और दूसरा आतंकवादियों की वजह से वहाँ के लोगों के जो मानवाधिकार थे वो हनन हो रहे थे। तो एक दोहरा प्रहार जम्मू कश्मीर की जनता झेल रही थी। और उसके अलावा धारा 370 के तहत जो प्रावधान थे उसमें महिलाओं को अधिकार नहीं था, बच्चों को अधिकार नहीं था और इस सब से मानवाधिकार का हनन वहाँ लगातार हो रहा था। तो भारत की तरफ से जो जवाब आया, उस जवाब में इस बात के पूरे संकेत थे कि जो हमने कदम उठाया धारा 370 को ख़त्म करने का, वह इन दो बातों को ख्याल में रख के किया गया है। और उन्होंने यह भी बताया कि पूरे संसद में पूरे बहस के बाद जो अनुच्छेद 370 को हटाया गया है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर छोटे जो कोर्ट हैं वो सारे कोर्ट जो हैं वो भारत के मानवाधिकार की रक्षा के लिए सतत संलग्न रहते हैं। और ऐसे में जो कोई इस भारत को इस बात की चुनौती नहीं दे सकता। तो इसी बात का लबोलुबाव और उसके बाद बड़ा बयान है जो यूएनएचआरसी के वेबसाइट पे भी लगा गया है। लेकिन चूंकि भारत को बहुत कम समय था, भारत 34वां बोलने वाला देश था उस पूरे सत्र में और उसके अलावा सभी के लिए समय निश्चित था, 1.5 मिनट से 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 मिनट किसी को बोलने की इजाज़त थी। तो उसी के समय के अंदर जो विदेश मामलों की पूर्वी मामलों की सचिव हैं विदेश मंत्रालय में, उन्होंने अपनी बात कही और निश्चित तौर पे वो पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री थे शाह महमूद कुरैशी, वो जिस तरह से झूठ का सहारा लेकर मानवाधिकार परिषद में अपनी बात को साबित करने की कोशिश कर रहे थे, उसको उन्होंने बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि जो आंतरिक मामला है भारत का, यह जम्मू कश्मीर में किस तरीके से विकास को बढ़ाया जा सकता है और किस तरीके से लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा की जा सकती है, इसके लिहाज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन किया गया और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देकर इस दोनों बातों का ख्याल रखने की कोशिश की गई। और जो भी प्रावधान किए गए हैं वो टेम्पोररी है, कुछ टेम्पोररी तौर पे प्रतिबंध इसलिए लगाए गए हैं कि सीमा पार आतंकवाद का खतरा है और उस खतरे को रोकने के लिए इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं अस्थायी तौर पे और धीरे धीरे उनको हटाया जाना है। तो जो भी वहाँ इनिशिएटिव लिया गया है, पहल ली गई है, वो इन दो बातों को ख्याल में रख के लिया गया है। और भारत ने जो बयान दिया है उस बयान को कई देशों की तरफ से उसको पुष्टि की गई है और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में अन्य जो वक्ता हैं वो भी भारत के इन बातों को पुष्टि करेंगे। जी बिल्कुल अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसील से हमें जानकारी देने के लिए। आज मानवाधिकार को लेकर भारत ने जो जवाब दिया है पाकिस्तान को, उससे कलई पाकिस्तान की खुलकर सामने आ गई है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारत के जवाब से पहले पाकिस्तान ने आज वो सच
स्वीकार कर लिया, जिसे वो लगातार नकारता रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में संबोधन के बाद संवाददाताओं के सामने किसी और ने नहीं, खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस बात को स्वीकार किया कि जम्मू कश्मीर भारत का राज्य है। उन्होंने जोर देकर संवाददाताओं से कहा कि भारत के राज्य जम्मू कश्मीर में जाइए और देखिए। आप खुद सुनिए किस तरीके से पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी के मुंह से सच्चाई सामने आ गई कि जम्मू कश्मीर भारत का राज्य है। To go into the Indian state of Jammu and Kashmir and see for themselves what the reality is. Into the Indian state of Jammu and Kashmir, into the Indian state of Jammu and Kashmir, to go into the Indian state of Jammu and Kashmir and see for themselves. तो मानवाधिकार को लेकर चाहे पाकिस्तान कितने भी आरोप भारत पे लगाए, लेकिन सच आज उनकी जुबान पर खुद भी आ गई कि जम्मू कश्मीर भारत का राज्य है। जम्मू कश्मीर के सरपंचों के एक प्रतिनिधि मंडल ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से आज उनके आवास पर मुलाकात की और इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है और पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि पंचायतों को सार्थक और सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त कोष, कार्य योजना और इसे लागू करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों का अमला होना जरूरी है। जम्मू कश्मीर में नागरिक सुविधाओं पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध, उपद्रव और अशांति फैलाने वाले शरारती तत्वों की मंशा को नाकाम करने के लिए लागू किए गए हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पंचायत प्रतिनिधियों से अपने आवास पर मुलाकात के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए आतंकियों को प्रोत्साहन, प्रशिक्षण और धन देने का काम कर रहा है। अलगाववादी और हमारा बगल में जो देश है वो हमारा देश में आंतरिक सुरक्षा में हस्तक्षेप करके अलगाववादियों को प्रोत्साहन कर रहे हैं। सीक्रेट नहीं है, सबको मालूम है। वो शांति नहीं चाहते। हम चाहते हम सबके साथ अच्छा संबंध रहे। हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, उनके साथ भी हम चाहते अच्छा संबंध हो, मगर वो नहीं चाहते। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अनुच्छेद 370 खत्म होने से जम्मू कश्मीर में पंचायती राज से जुड़े संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों के प्रावधान स्वतः ही लागू होंगे और इससे राज्य में पंचायती राज व्यवस्था और मजबूत होगी। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी सलाह दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी देश के बाकी हिस्से की तरह तेजी से विकास होगा। जम्मू कश्मीर में किसी का जमीन कोई बाहर का लोगों का देने का सवाल ही नहीं है, संभव नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, अपना आपका जमीन आपके पास ही रहेगा। नंबर 1, कोई बाहर का स्टेट वाले कुछ दुष्प्रचार चल रहे, मुझे मालूम पड़ा, कोई महाराष्ट्र वाला आके, कोई गुजरात वाला आके, कोई बिहार वाला आके, कुछ नहीं होने वाले। हाँ, व्यापार के लिए, पढ़ने के लिए आप लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ का लोग यहाँ आएंगे, टूरिज्म के लिए वहाँ का लोग आएंगे। जब बाहर से लोग आएंगे ना, तभी ना टूरिज्म बढ़ेगा, नहीं तो टूरिज्म कैसा बढ़ेगा। सरपंचों के प्रतिनिधि मंडल ने उपराष्ट्रपति को स्थानीय स्थिति की जानकारी दी और केंद्र प्रायोजित योजनाओं और नीतियों से उन्हें लाभ मिलने की उम्मीद जताई। जम्मू कश्मीर में हम जो लोग हैं सिर्फ डेवलपमेंट चाहते हैं, वहाँ लोग मुलाजमत चाहते हैं, वहाँ हेल्थ सेक्टर में मतलब डेवलपमेंट चाहते हैं, या एजुकेशन डिपार्टमेंट है, या बाकी एग्रीकल्चर है, हार्टिकल्चर है, हर किस्म की वहाँ के लोग जो हैं डेवलपमेंट चाहते हैं और अमन से रहना चाहते हैं। और हम पंचायत से रिलेटेड मुद्दे लेके आए थे कि भाई ये हमारे सरपंच को ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स दिए जाएं, और दूसरी बात ये कि ऑनरेरी में थोड़ा सा इजाफा इनका होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है पंचायतों का, तो हम चाहते हैं कि पंचायत राज जो है और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य में कई प्रतिबंध लागू किए थे। जैसे जैसे हालात सामान्य होते जा रहे हैं, इन प्रतिबंधों में भी ढील दी जा रही है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोतिहारी
अमलेखगंज पेट्रोलियम उत्पादन पाइपलाइन परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकास के लिए दोनों देशों ने साझेदारी को और सक्रिय बनाने और नए क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए अवसरों का लाभ उठाया है। उन्होंने कहा कि ये पाइपलाइन नेपाल के लोगों को किफायती लागत पर स्वच्छ पेट्रोलियम उत्पाद उपलब्ध कराएगी। भारत से नेपाल को अब टैंकरों के बजाय पाइपलाइन से पेट्रोलियम पदार्थ भेजे जाने लगेंगे। दोनों देशों के बीच मंगलवार को मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने काठमांडू से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। करीब 70 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन का तकरीबन 33 किलोमीटर हिस्सा भारत में और 36 किलोमीटर से ज्यादा हिस्सा नेपाल में बिछाया गया है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए भारत ने 324 करोड़ रुपए का आर्थिक सहयोग दिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने नेपाल के विकास में भारत के समर्थन को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश की प्राथमिकताओं के अनुसार भारत नेपाल को हर संभव सहायता देगा। मुझे खुशी है हमारे विदेश मंत्रियों ने काठमांडू में अपनी मुलाकात में आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों में प्रगति का जायजा अभी हाल ही में लिया था। मुझे उम्मीद है कि हम अपनी भागीदारी को और व्यापक बनाने तथा विविध क्षेत्रों में अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ेंगे। एक्सेलेंसी, नेपाल की प्रायोरिटीज के अनुसार उसके विकास में सहयोग के लिए भारत के कमिटमेंट को मैं आज एक बार फिर दोहराना चाहता हूं। इस परियोजना को 30 महीने की निर्धारित सीमा से आधे समय में ही पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने अनेक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय परियोजनाओं को पूरा किया है और पिछले 5 सालों में पशुपतिनाथ धर्मशाला और आईसीपी वीरगंज समेत अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत और नेपाल के बीच उच्च स्तरीय राजनीतिक स्तर पर नजदीकियां बढ़ी हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमारे बीच हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पर अभूतपूर्व नजदीकी आई है और नियमित संपर्क रहा है। पिछले 1.5 वर्षों में मेरे मित्र प्रधानमंत्री ओली जी और मैं 4 बार मिल चुके हैं। इन मुलाकातों से आपसी विश्वास पक्का हुआ है और परस्पर हित के आधार पर हमारी साझेदारी मजबूत हुई है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारतीय सहयोग के लिए आभार जताते हुए कहा कि इस पाइपलाइन से दोनों देशों के लोगों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने इस पाइपलाइन परियोजना को नेपाल के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। This pipeline project is the first of its kind between Nepal and India and in South Asia. I believe it will not only save time, reduce cost, lessen road traffic, and reduce air pollution in transporting petroleum products from India to Nepal, but also open avenues in Nepal for expanding similar pipelines across the country. बिहार के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज के बीच बनाई गई ये पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन दक्षिण एशिया में 2 देशों के बीच इस तरह की पहली क्रॉस बॉर्डर परियोजना है और इस तेल पाइपलाइन से पेट्रोलियम पदार्थों की सुगम और पर्यावरण अनुकूल आपूर्ति के साथ ही नेपाल को तेल ढुलाई और रिसाव पर हर साल करोड़ों रुपए की बचत होगी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के केंद्रीय मंत्री सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन का लेखा जोखा पेश कर रहे हैं। आज भी केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उपलब्धियों का लेखा जोखा सामने रखा। मोदी सरकार के 100 दिन के कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने रखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश बड़ी ही तेजी से 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने विकास को लेकर केंद्र की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि सरकार ने इसके लिए 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला लिया है।
इसके लिए खास तौर पर एक कमेटी बनाई गई है जो उन परियोजनाओं का निर्धारण कर रही है जहां ये पैसे खर्च किए जाएंगे। We've announced 100 lakh crores, and that is the amount which I think will have to be speeded up for infrastructure related projects, for which I have appointed a task force which shall very speedily identify projects through which this money can be front loaded. This committee which I've constituted has started working, and we are in the process of identifying projects with which we can speedily get this money pushed down for the project itself. इधर कोलकाता में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि 100 दिन में सरकार ने अपने वादे के मुताबिक किसानों के खाते में 8,955 करोड़ रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर किया है। साथ ही कई कानूनों को खत्म कर कामगारों को सहूलियतें दी गई हैं। Under the Modi government and PM Kisan Yojana, the total transfer of monies into the bank accounts of poor farmers to labor reform. 32 central laws have been transformed into 4 codes, which now seek to benefit 50 crore unorganized sector workers across the country. जम्मू में सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश किया केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि जनता इस फैसले से खुश है और उनमें विकास की नई उम्मीद जगी है। Every decision taken by the Modi government has been after deep consideration, including the decision to declare it as a union territory, which of course the Home Minister has time and again reiterated that it would be again turned into or restored back as a state at the appropriate time. The common man in the streets of Kashmir is rejoicing, and he would realize the rejoice even more when the benefits start arriving. There's only a handful of those who were the beneficiaries of this mayhem which carried on for years together and which benefited generation after generation. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से साफ कर दिया था कि उनकी सरकार लोगों के विकास और देश की प्रगति के लिए बड़े फैसले और कड़े फैसले लेने से हिचकेगी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र कांग्रेस में विधानसभा चुनाव से पहले इस्तीफों का सिलसिला जारी है। उत्तरी मुंबई लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर के बाद कांग्रेस नेता कृपाशंकर सिंह ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उर्मिला मातोंडकर ने पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी को कांग्रेस छोड़ने की वजह बताया। उर्मिला मातोंडकर ने कहा कि उनकी राजनीतिक और सामाजिक संवेदनाएं बड़े लक्ष्य को हासिल करने की है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी खींचतान के चलते वो ऐसा नहीं कर पा रही हैं। और इधर महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता कृपाशंकर सिंह ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कृपाशंकर ने दिल्ली में कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा सौंपा है। इस्तीफे के बाद कृपाशंकर सिंह ने कहा कि वो कश्मीर पर पार्टी के रुख से सहमत नहीं हैं। कृपाशंकर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। दिवंगत अरुण जेटली की याद में राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। बीजेपी के अलावा कई अन्य दलों के नेता भी अरुण जेटली की याद में आयोजित इस सभा में शामिल हुए। इतने लंबे कालखंड तक घनिष्ठ मित्रता और उसके अंतिम दर्शन मैं नहीं कर पाया। मेरे मन पर इसका बोझ हमेशा बना रहेगा। वे सर्वमित्र थे, वे सर्वप्रिय थे और वे अपनी प्रतिभा के कारण
अपने पुरुषार्थ के कारण, अपने प्रभाव के कारण जिसको भी जहां पर भी उपयोगी हो सकते थे वे हमेशा उपयोगी होते थे। लोकसभा राज्यसभा में धारा 370 समाप्त की गई, तब अरुण जी से मेरी बात हुई थी। शाम को प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से बात हुई थी, उनकी प्रधानमंत्री जी से बात हो रही थी, मैं वहां पहुंचा, मेरी भी बात हुई। उनके आवाज में, उनके उत्साह में, जो आवाज से उत्साह का परिचय मिलता था, लगता नहीं था कि कोई व्यक्ति बीमार है। इतना लगाव विचारधारा के साथ, देश के मसलों के साथ उनका जुड़ाव रहा। आज अरुण जी नहीं है, अरुण जी के परिवार के सभी सदस्य यहाँ बैठे हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा सदमा है ही, बहुत बड़ा आघात है। मगर हम सब कार्यकर्ताओं के लिए भी ये बहुत बड़ा आघात है, पार्टी के लिए भी ये बहुत बड़ा आघात है और देश के सार्वजनिक जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नैरेटिव सेट करने का काम यदि कोई करता था तो अरुण जी करते थे। एक समय वह भी था 80 का दशक, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रति इंटेलेक्चुअल्स में कुछ एक अजीबोगरीब धारणा थी। प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी से नहीं मानते थे, प्रगतिशील राजनीतिक दल नहीं, बल्कि ये मानते थे कुछ रूढ़िवादी इनकी विचारधारा है। एक धारणा ये बनी हुई थी और मैं ये कहना चाहूंगा कि सचमुच इंटेलेक्चुअल्स के बीच भारतीय जनता पार्टी को लेकर नैरेटिव चेंज करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी की रही है तो अरुण जी की रही, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। और मैं यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ही केवल क्षति नहीं हुई है उनके हमारे बीच न रहने के कारण, बल्कि मैं मानता हूं कि भारत की राजनीति में खालीपन आ गया। श्रद्धांजलि सभा में विपक्षी दलों के नेताओं ने भी अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का 24 अगस्त को निधन हो गया था। 66 साल के अरुण जेटली को 9 अगस्त को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।